गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों का वेलकम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देशो एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की भू आकृति एवं भौतिक प्रदेश। चलो दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, राजस्थान की भू आकृति एवं भौतिक प्रदेश। राजस्थान का विभाजन किस प्रकार हुआ, पहले पूरा विश्व का विभाजन किस प्रकार हुआ, हम पूरी डिटेल से देखेंगे। सभी दोस्त क्लास को लास्ट तक अपनी शिद्दत के साथ देखना। आपके भौतिक प्रदेश वाले टॉपिक से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, वेगनर का सिद्धांत। ये सिद्धांत 1912 में जर्मन के मौसम वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया। दोस्तों ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया। तो दोस्तों आप इस शब्द को अंडरलाइन कर लेना। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। वेगनर के अनुसार प्राग ऐतिहासिक काल में सभी महाद्वीप एक भूखंड के रूप में थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था, तथा पृथ्वी की भूगर्भीय शक्ति एवं सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन हो गया। दोस्तों आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि पेंजिया का विभाजन किस युग में हुआ, तो कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। उत्तर पेंजिया यानी अंगारा लैंड या लोरेशिया, जबकि दक्षिणी पेंजिया गोंडवाना लैंड कहलाया। दो भाग में विभाजन हुआ, एक भाग उत्तरी पेंजिया, दूसरा भाग दक्षिणी पेंजिया। उत्तरी पेंजिया को अंगारा लैंड या लोरेशिया कहा जाता है, जबकि दक्षिणी पेंजिया को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के मध्य एक सागर बना, जिसे तैत्तिस सागर कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तैत्तिस सागर किसे कहा जाता है। अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के मध्य बनने वाले एक सागरीय भाग को तैत्तिस सागर कहा गया। पृथ्वी का संपूर्ण जल पेंजिया के चारों तरफ एक महासागर का रूप में था, जिसे पेंथालासा कहा गया। भौगोलिक परिवर्तनों के कारण अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड में टकराव हुआ तथा 7 भागों में टूटा और 7 महाद्वीप बने, तथा इनके मध्य पेंथालासा का जल भर जाने से 5 महासागर का निर्माण हुआ। चलो दोस्तों आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कैसे इनका विभाजन हुआ। आपको मतलब डायग्राम के तहत समझा रखा है कि पेंजिया था, इसके चारों तरफ ये पेंथालासा था। तो प्यारे दोस्तों ये तो था स्थल भाग पेंजिया, तो और यह पेंथालासा था जलीय भाग। कार्बोनिफेरस युग में इसका विभाजन हुआ, एक टुकड़ा अंगारा लैंड बना, दूसरा टुकड़ा गोंडवाना लैंड बना। उत्तर वाले टुकड़े को अंगारा लैंड कहा गया, जबकि दक्षिणी वाले टुकड़े को गोंडवाना लैंड कहा गया। इसके मध्य बना तैत्तिस सागर। फिर इसका दोनों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का आपस में मतलब टकराव होने के कारण 7 महाद्वीप व 5 महासागर का निर्माण हुआ। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। प्यारे दोस्तों राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन प्रोफेसर वीसी मिश्रा द्वारा 1968 में 7 भाग में किया गया। उत्तर नहरी प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्व कृषि एवं उद्योग क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, चंबल बीड़ प्रदेश। उसके बाद प्यारे दोस्तों 1968 में AK सैनी के द्वारा विभाजन किया गया। तीसरी नंबर पे रामलोचन सिंह द्वारा 1971 में किया गया। उसके बाद हरिमोहन सक्सेनानी द्वारा 1994 में अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में 4 भागों में विभाजन किया। दोस्तों वर्तमान में सबसे इम्पोर्टेंट है हरिमोहन सक्सेनानी द्वारा विभाजित किया गया भौतिक प्रदेश का विवरण सर्वमान्य है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, मध्य अरावली,
पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दोस्तों वर्तमान में 4 भौतिक प्रदेश पढ़े जाते हैं: उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, मध्य की अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। चलो दोस्तों एक एक कर को विस्तार से देखते हैं। प्यारे दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश का निर्माण एवं ऊंचाई की दृष्टि से क्रम। अरावली यानी सर्वाधिक ऊंचा भौतिक प्रदेश, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश। प्यारे दोस्तों, एग्जामिनर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कर चुका है कि राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा भौतिक प्रदेश है। तो प्यारे दोस्तों, अरावली भौतिक प्रदेश सबसे प्राचीन व सबसे ऊंचा भौतिक प्रदेश है। उसके बाद आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, फिर आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश सबसे कम ऊंचा है। राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश भी उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है। दोस्तों ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लेना। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, यह आपके सामने राजस्थान का मैप है। इसमें आपको स्पष्ट समझा रखा है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ये है पूरा, उसके बाद अरावली प्रदेश है, उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश है, और लास्ट में अपना ये दिख रहा है जो दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, एक एक को आराम से स्पष्ट से पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक समझते चलो। राजस्थान के भौतिक प्रदेश का तुलनात्मक अध्ययन। मरुस्थलीय प्रदेश निर्माण हुआ प्लीस्टोसीन काल में हुआ, निर्माण तैतीस सागर से हुआ, क्षेत्रफल 61.11% है, जनसंख्या 40% निवास करती है। इसके अंतर्गत कुल 16 जिले आते हैं। जलवायु देखी जाती तो शुष्क व अर्धशुष्क है। मरुस्थलीय प्रदेश की मृदा रेतीली है, वनस्पति कंटीली वनस्पति है, खनिज अधात्विक एवं ऊर्जा खनिज मिलता है। उसके बाद प्यारे दोस्तों तो अरावली भौतिक प्रदेश को देखते हैं। अरावली भौतिक प्रदेश का निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन काल था। निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है। क्षेत्रफल 9% है, जनसंख्या 10% निवास करती है। जिलों की संख्या 13 है। जलवायु उप आर्द्र जलवायु है। मृदा पर्वतीय है। वनस्पति उष्ण कटिबंधीय वनस्पति है। खनिज धात्विक खनिज है। चलो दोस्तों उसके अगला भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश। प्यारे दोस्तों, पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण काल प्लीस्टोसीन काल में हुआ। निर्माण गंगा के मैदान से तैतीस सागर के अवशेष से हुआ। क्षेत्रफल 23% है। जनसंख्या 39% है। जिलों की संख्या 13 है। जलवायु आर्द्र है। मृदा जलोढ़ है। वनस्पति पतझड़ वनस्पति है। खनिज मिश्रित खनिज है। प्यारे दोस्तों उसके बाद आता अपना हाड़ौती का पठार भौतिक प्रदेश। इसका निर्माण क्रिटेशियल काल में हुआ। निर्माण गोंडवाना लैंड के द्वारा हुआ। क्षेत्रफल 6.89%। जनसंख्या 11% है। जिलों की संख्या 7 है। जलवायु अति आर्द्र जलवायु है। मिट्टी काली है। उष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है और स्टोन खनिज मिलता है। प्यारे दोस्तों सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश आपको कौन सा लग रहा है? जिलों के अनुसार मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश सबसे बड़ा है, जबकि सबसे छोटा भौतिक प्रदेश हाड़ौती का पठार है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं एक एक को और डिटेल से। प्यारे दोस्तों फर्स्ट में अपन स्टार्ट करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। स्थिति ये भौतिक प्रदेश राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में विस्तृत है। निर्माण इस प्रदेश का निर्माण चतुर्थ महाकल्प के प्लीस्टोसीन काल में हुआ। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन कर चुका है। हर एग्जाम में अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सा भौतिक प्रदेश का निर्माण किस कालक्रम में हुआ। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ। इसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। थार मरुस्थल तैतीस सागर का अवशेष है।
विस्तार राजस्थान के कुल भूभाग का 61.11% विस्तार है। क्षेत्रफल, इस प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 2,38,254 वर्ग किलोमीटर जो 91,990 वर्ग मील। हरिमोहन सक्सेना के अनुसार क्षेत्रफल 1.75 लाख किलोमीटर है। इस प्रदेश की लंबाई 640 किलोमीटर तथा चौड़ाई लगभग 300 किलोमीटर है तथा औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। जनसंख्या, इस प्रदेश में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार राज्य के 12 जिला वर्तमान में 16 जिलों में हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, फलोदी, बालोतरा, ब्यावर, डिडवाना, कुचामन। दोस्तों नए जिलों के अनुसार 4 नए जिले जुड़े हैं इस भौतिक प्रदेश में: फलोदी, बालोतरा, ब्यावर, डिडवाना, कुचामन। टोटल 16 जिलों में पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार है। प्रमुख नदी लूनी नदी है। मृदा रेतीली या बालू मृदा है। वनस्पति जीरोफाइट मरुद्भिद या कांटेदार है। जलवायु शुष्क व अर्धशुष्क है। खनिज अधात्विक खनिज व ऊर्जा खनिज पेट्रोलियम गैस। प्रमुख चट्टान अवसादी चट्टान पाई जाती है। रूस क्षेत्र, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मरु प्रदेश को रूस क्षेत्र के नाम से जाना गया। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अधिकतर नोट्स में नहीं मिलती है, आप इसको अपने नोट्स में नोट कर लेना। गुजराती यानी चीनी यात्री हवेंग सोंग ने इस क्षेत्र को गुजराती नाम दिया। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, बनावट के आधार पर मरुस्थल का विभाजन 3 भागों में किया गया: रेतीला या महान मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल, मिश्रित मरुस्थल। रेतीला या महान मरुस्थल यानी मरुस्थल का वह रेतीला भाग जहाँ अत्यधिक बालू का स्फुट बनते हैं, इसे इर्ग कहा जाता है। रेतीले मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में है। दोस्तों ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे इर्ग कहा जाता है। पथरीला मरुस्थल का वह भाग जहाँ चट्टान एवं शुष्कता के कारण बालू का स्फुट नहीं बनता है, इसे हमादा कहा जाता है। विस्तार फलोदी, पोखरण, जैसलमेर, छप्पन की पहाड़ी, बालोतरा। मिश्रित मरुस्थल यानी मरुस्थल का वह भाग जहाँ बालू का स्फुट के साथ कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, इसे रेग कहा जाता है। विस्तार जालौर, बाड़मेर, झुंझुनू, सीकर। चलो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, मरुस्थल को 25 सेमी वर्षा रेखा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थल एवं अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत बालू के स्फुट युक्त एवं बालू के स्तूप मुक्त। शुष्क मरुस्थल यानी यह 0 से 25 सेमी वर्षा वाला क्षेत्र। अतः अन्य नाम है राठी प्रदेश। विस्तार बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पश्चिमी चूरू, जोधपुर, फलोदी, पश्चिमी बालोतरा। प्रकार बालू के स्फुट के आधार पर 2 भागों में बांटा गया: बालू के स्तूप युक्त 58.50% है। वायु द्वारा मृदा के अपरदन एवं निक्षेपण से बनने वाली आकृति बालू का स्तूप कहलाती है। सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में। बालू के स्फुट मुक्त यानी 41.50% क्षेत्र है। रेतीली टीलों से रहित क्षेत्र, कारण परतदार चट्टान से ढका होना। अर्धशुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है घग्गर बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौर उच्चभूमि और लूनी बेसिन। चलो दोस्तों एक एक करके पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, बालू का स्तूप पवन के द्वारा मिट्टी के जमाव या निक्षेपण से बनने वाली संरचना बालू के स्तूप कहलाती है। सर्वाधिक बालू के
के स्तूप जैसलमेर, चूरू में पाए जाते हैं। सभी प्रकार के बालू के स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले बालू के स्तूप पैराबोलिक कहलाते हैं। दोस्तों ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई सर्वाधिक पाए जाने वाले बालू के स्तूप कौन से होता है, तो पैराबोलिक। राजस्थान में मुख्यतः 6 प्रकार के बालू के स्तूप पाए जाते हैं। चलो दोस्तों एक एक कर के देखते हैं कौन कौन से बालू के स्तूप मिलते हैं। बरखान बालू का स्तूप। बरखान यानी तुर्की शब्द है जिसका अर्थ अर्धचंद्राकार होता है। बरखान अर्धचंद्राकार संरचना बालू का स्तूप होता है। ये मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान देता है। वनस्पति विहीन बालू के स्तूप है। सर्वाधिक विस्तार शेखावाटी क्षेत्र, बोलेरी, चूरू, नीम का थाना, सिक्कर, देशनोक, बीकानेर। इस बालू के स्तूप की सर्वाधिक गति होती है यह सर्वाधिक विनाशकारी होता है। प्यारे दोस्तों बरखान कैसा होता है, अर्धचंद्राकार। वायु की दिशा यूँ चल रही है तो ये यूँ बनेगा प्यारे दोस्तों। चलो दोस्तों अगला देखते हैं सिप। बरखान के निर्माण के दौरान पवन की दिशा में परिवर्तन होने से बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है। इसे सिप कहा जाता है। यह अनुदैर्ध्य संरचना का बालू का स्तूप होता है। चलो दोस्तों जैसे ये अर्धचंद्राकार था, बरखान बना, अब इसकी ये एक हिस्सा इधर आगे निकल गया तो ये सिप कहलाया। चलो दोस्तों नेक्स्ट अगला देखते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। पवन के मार्ग में अवरोध से पवन की दिशा के समकोण या लंबवत बनने वाले बालू के स्तूप है। सर्वाधिक विस्तार पुंगल, बीकानेर, रावतसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू। इन बालू के स्तूपों का निर्माण लंबे समय तक वायु के एक ही दिशा में चलने के कारण होता है समकोण पर। जैसे प्यारे दोस्तों ये वाला बन रहा ना, ये है अवरोध और ये बन रहा है समकोण की तरह। चलो प्यारे दोस्तों अगला देखते हैं। अगला आ जाता है दोस्तों अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, यानी ये पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू के स्तूप है। सर्वाधिक विस्तार दक्षिणी फलोदी, रामगढ़, जैसलमेर। ये बालू के स्तूप लूनी नदी, जवाई व घग्गर बेसिन में पाए जाते हैं। सबसे ऊंचे बालू के स्तूप होते हैं। इन बालू के स्तूपों के मध्य के रास्ते में घासी या करवाही कहलाती है। अगला देखते हैं दोस्तों पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये बरखान की विपरीत संरचना वाले बालू के स्तूप होते हैं। आकृति हेयर विन। ये झाड़ी के सहारे विकसित बहुमुखी बालू के स्तूप है। पैराबोलिक बालू के स्तूप के निर्माण में मरुस्थलीय वनस्पति का योगदान है। इन बालू के स्तूपों का विस्तार मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है। पैराबोलिक राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले बालू के स्तूप है। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना। पैराबोलिक राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले बालू के स्तूप है। चलो दोस्तों अगला देखते हैं प्यारे दोस्तों स्क्रूकाप्सी या सब्र खापिज या स्प्राई या बालू के स्पीच। ये झाड़ी के सहारे निर्मित नव चंद्राकार संरचना वाले बालू के स्तूप है। ये राजस्थान में पाए जाने वाले सबसे छोटे बालू के स्तूप है। विस्तृत हैं सभी मरुस्थलीय जिले। पश्चिमी राजस्थान में सर्वत्र इस प्रकार के बालू के स्तूप देखे जा सकते हैं। दोस्तों लास्ट बालू का स्तूप नंबर 6 तारानुमा बालू का स्तूप। यह तारे की आकृति की संरचना के बालू के स्तूप होते हैं। इनका निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां वायु अपनी दिशा बार बार बदलती है। मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर, इन सभी स्तूप में 10 से 25 मीटर तक होते हैं। ये बालू के स्तूप श्रृंखलाबद्ध पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 6 बालू के स्तूप। इनको आप याद कर लेना। इनसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, बट इनका नाम पूछ लेता कौन सा किस आकार का होता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं।
का स्तूप रहित प्रदेश। मरुस्थल का वह चट्टानी भाग जहाँ मिट्टी के टीले नहीं बन पाते हैं, ये शुष्क मरुस्थल का का 41.5% भाग है। क्षेत्र पोखरण, जैसलमेर, फलोदी, छप्पन की पहाड़ियाँ, बालोतरा। छप्पन की पहाड़ी गढ़ सिवाना बालोतरा से मोकलसर बालोतरा के मध्य फैली एक गोल पहाड़ी है। प्यारे दोस्तों, छप्पन की पहाड़ियाँ 11 किलोमीटर लंबी मोकलसर बालोतरा से गढ़ सिवाना बालोतरा तक फैली हुई एक पहाड़ी है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। प्यारे दोस्तों, अर्ध शुष्क मरुस्थल, अन्य नाम है बागर प्रदेश। औसत वर्षा 25 से 50 सेमी। जलवायु अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा गया है। दोस्तों आपके सामने ये राजस्थान का मैप दिख रहा है। ये आपके सामने प्यारे दोस्तों राजस्थान का मैप है। तो ये आपका मरुस्थलीय प्रदेश है। तो इसमें ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, जबकि बाकी भाग अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। लूनी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी प्रदेश और गग्गर बेसिन अर्ध शुष्क मरुस्थल के भाग है। चलो दोस्तों एक एक करके देखते हैं पूरा डिटेल से। प्यारे दोस्तों, गग्गर बेसिन विस्तार गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में निर्माण गग्गर नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से नाली या पाट। हनुमानगढ़ में गग्गर नदी का अपवा क्षेत्र को नाली या पाट कहा जाता है। कांटी या बंगली गग्गर बेसिन में पाई जाने वाली चिकनी व उपजाऊ मिट्टी को बोला जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु में बाढ़ आने पर सेम की समस्या उत्पन्न होती है। ये संपूर्ण क्षेत्र एक समतल मैदान क्षेत्र है तथा सिंचाई सुविधा के कारण राज्य का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र बन गया है। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला है शेखावाटी प्रदेश। विस्तार है चूरू, सीकर, झुंझुनू, डिडवाना, कुचामन का उत्तरी भाग। प्रमुख नदी कांतली, मेघ, रूपनगढ़। इस क्षेत्र में कोई मुख्य नदी न होकर छोटी छोटी अंतःप्रवाही धारा पाई जाती है। ये माध्यम व निम्न बालू के स्तूपों से युक्त रेतीला मैदान, जिसे बागर प्रदेश अंत जल प्रवाह क्षेत्र भी कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बागर प्रदेश या अंत जल प्रवाह क्षेत्र किसे कहा जाता है? शेखावाटी प्रदेश को। तोरावाटी, कांतली नदी का अपवा क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है, जो अरावली से निकलकर मंडेला झुंझुनू के निकट विलुप्त होती है। विस्तार झुंझुनू और सीकर। प्यारे दोस्तों, सर का मतलब होता है मानसून के दौरान बनने वाला तालाब को सर कहा जाता है। जोहड़ यानी जल संरक्षण हेतु निर्मित कच्चे कुएं जोहड़ कहलाते हैं। नाडा, जल संरक्षण हेतु निर्मित पक्के कुएं नाडा कहलाते हैं। बीड, शेखावाटी में चरागाहों के मैदान को बीड कहा जाता है। चलो दोस्तों अगला देखते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला है अपना नागौर उच्च भूमि। नागौर डिडवाना कुचामन जिले में स्थित उच्च भूमि क्षेत्र है, जो रेतीली बंजर व निम्न गर्तों से भरा हुआ है। ऊंचाई समुद्र तल से 300 से 500 मीटर है। यह क्षेत्र बालू के स्रोतों से मुक्त क्षेत्र। यहाँ राजस्थान की सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। कुबड़ या बाका पट्टी, अधिक तापमान के कारण खारे पानी की वाष्पीकरण के कारण गड्ढों में नमक या सोडियम का जमा होने के कारण फ्लोराइड युक्त जल मिलता है, जिसके कारण दांत पीले पड़ते हैं, हड्डी टेढ़ी होती है, व्यक्ति में कुबड़ निकल जाती है। विस्तार है जायल नागौर से पुष्कर अजमेर तक कुबड़ पट्टी का क्षेत्र। दोस्तों ये बहुत बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ रखा है, कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी क्या है? तो सोडियम या फ्लोराइड युक्त पानी वाले क्षेत्र है ये, तो उसके कारण से हड्डी का कमज़ोर होना और टेढ़ी होना कुबड़ पट्टी कहलाती है। कुबड़ पट्टी का क्षेत्र है जायल श्रेणी
फ्लोराइड युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है। मकराना क्षेत्र सफ़ेद संगमरमर के लिए, गोड मांगलोद श्रेणी जिप्सम के लिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अलग से नोट कर लेना। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, लूनी बेसिन विस्तार अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर। निर्माण लूनी व सहायक नदी द्वारा इसका निर्माण हुआ। लूनी नदी का संपूर्ण अपवाह तंत्र जलोढ़ मैदान का निर्माण करता है। ये लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे जालौर में गोंडवाना बेसिन या नहेड़ रन कहते हैं। यह एक जलोढ़ मैदान है जिसमें सर्वाधिक लवणीय पदार्थ पाए जाते हैं। मरुस्थल का सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहाँ बालू एवं बालू के स्फुट भी देखे जा सकते हैं। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, लाठी सीरीज किसे कहते हैं? यानी जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य 60 किलोमीटर लंबी चौड़ी भूगर्भीय जल पट्टी जो सरस्वती नदी का अवशेष है। यहाँ सेब घास पाई जाती है। यहाँ गोडाउन पक्षी अधिकतर होने के कारण गोडाउन की शरण स्थली भी कहा जाता है। खोजकर्ता काजरी जोधपुर। पलाया झील या खंडिन झील मरुस्थल में वर्षा ऋतु में निर्मित अस्थायी झील जिसका सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर जिले में प्याला झील में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा मुख्य रबी की फसल की खेती का कार्य किया जाता है। 15वीं शताब्दी। बलासन यानी प्याला के सूखने पर निर्मित मैदान बलासन कहलाता है। रन या टाट मरुस्थलीय क्षेत्र में लवणीय व दली झील रन टाट कहलाता है। सर्वाधिक जैसलमेर जैसे पोखरण, कानोड रण, लवा रण, बिरमसर, बांकरी, फलोदी, थोब, तालछापर, चूरू, पड़िहार आदि। घासी या करवा दो बालू के स्तूपों के मध्य स्थित मारकों को घासी या करवा कहा जाता है। चलो प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं। प्यारे दोस्तों, बाप बोल्ट क्या है? यानी पलोदी के बाप नामक स्थान पर फर्मी या कार्बोनिफेरस काल के हिमानी के निक्षेपण वाला क्षेत्र। लघु मरुस्थल यानी कच्छ गुजरात से बीकानेर के मध्य मरुस्थल लघु मरुस्थल कहलाता है। नकलिस्तान यानी मरुस्थल में हरा भरा क्षेत्र नकलिस्तान कहलाता है। मरुस्थल में जिन क्षेत्रों में जल बेसिन पाया जाता है उनके चारों ओर हरियाली विकसित होना। इसका सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर बाड़मेर जिले में पाया जाता है। इनशेल वर्ग मरुस्थल में सांभर के आसपास का क्षेत्र जहाँ ढाल नुमा चट्टान पाई जाती है इनशेल वर्ग कहलाता है। जब इनके चारों ओर पानी भरा होता है तब ये द्वीपीय पर्वत है। गिरिपद या पेडीमेड यानी मरुस्थल में पाए जाने वाले पर्वत में नीचे का स्थान जहाँ मरुस्थल की रेत जमा होती है। थली मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग थली कहलाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में पाया जाता है। तल्ली मरुस्थलीय क्षेत्र में खेतों का निचला भाग जहाँ वर्षा जल एकत्रित हो जाता है तल्ली कहलाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में पाया जाता है। चलो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बजादा यानी मरुस्थल में पर्वतीय क्षेत्र के नीचे भूमि वाले क्षेत्र जहाँ पर्वतीय जल का आकर्षण समाप्त हो जाना। दुर्ग या कोडरम बालू से निर्मित पूरी मरुस्थल दुर्ग या कोडम कहलाता है। रोही मैदान लूनी नदी अरावली के मध्य उपजाऊ मैदान रोही मैदान कहलाते हैं। दरियन जैसलमेर में रेत के दौरों को स्थानीय भाषा में दरियन कहा जाता है। ये स्थानांतरित गतिशील बालू के स्तूप होते हैं। मरवो यानी तल्ली पोखरण सूखने के बाद बची हुई उपजाऊ मिट्टी वाला क्षेत्र।
सेमगाम क्या है? राजस्थान का वह क्षेत्र जहाँ 0 सेमी वर्षा होती है उसे समगांव कहा जाता है। पिवाना सांप मरुस्थल में पाए जाने वाला सांप की प्रजाति है। सांदन नलकूप जैसलमेर एवं थार का गढ़ा के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना। थार का मरुस्थल, थार के मरुस्थल का 85% विस्तार भारत में, 15% विस्तार पाकिस्तान में। भारत में ये मुख्यतः राजस्थान में 67, पंजाब में, हरियाणा, गुजरात में विस्तृत है। चलो दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के बारे में कुछ विशेष डिटेल और देखते हैं। पहले दोस्तों विशेषता में है, विश्व में सबसे नया मरुस्थल है। विश्व का सर्वाधिक जैव विभिन्नता वाला मरुस्थल है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम DDP 1977 से 1978। राजस्थान के 16 जिले, 85 खंड, 100% केंद्र सरकार वित्तीय पोषण से प्राप्त किया गया। वर्तमान में वित्तीय स्थिति केंद्र व राज्य की, केंद्र 75%, राजस्थान 25% देता है 1999 के बाद। उद्देश्य है मरुस्थलीय क्षेत्र का विकास, वनों का विकास, सूखे के असर को कम करना। चलो दोस्तों, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है तो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट भौतिक प्रदेश में अलग क्लास में मिलते हैं। सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट। पूरी क्लास को पूरे देखें और हमारे PDF प्राप्त करने के फर्स्ट टॉपिक है अपना अरावली भौतिक प्रदेश। पहले दोस्तों अरावली भौतिक प्रदेश पढ़ने से पहले इसके बारे में पूरी डिटेल देखते हैं ताकि यहाँ से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन किसी दोस्त का गलत नहीं हो। दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़े हो तो इससे पहले एक क्लास भौतिक प्रदेश की कंप्लीट है, उसको आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। चलो दोस्तों आज की क्लास में आगे चलते हैं। अरावली भौतिक प्रदेश निर्माण प्रकृति की दृष्टि से अरावली प्राचीनतम वलित पर्वत है जिसका निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन काल या अगाध महाकल्प है। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस कालक्रम में हुआ, तो कौन से कालक्रम में हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल या अगाध महाकल्प के अंतर्गत हुआ है। दोस्तों इसको आप अंडरलाइन कर लेना। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अरावली पर्वतमाला एप्लेशियन पर्वतमाला USA के समकालीन है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है, यानी अरावली सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला है। अरावली महान जल विभाजन का भाग करती है। ये क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल के 9% भाग पर विस्तृत है, जिस पर राज्य की लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। भौगोलिक भाषा में अरावली को मेरू कहा जाता है। दोस्तों आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि भौगोलिक भाषा में अरावली को क्या बोला जाता है, तो पहले दोस्तों मेरू बोला जाता है। वलित पर्वत यानी भूगर्भीय शक्ति के कारण धरातल की चट्टान का मुड़ जाना वलित पर्वत कहलाता है। नोट: अरावली वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। दोस्तों अरावली का स्वरूप वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वतमाला के समान है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों विस्तार कहाँ है अरावली पर्वतमाला का? गुजरात के पालनपुर से दिल्ली की रायसीन हिल्स तक। प्यारे दोस्तों दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, वह रायसीन पहाड़ी पर ही स्थित है। 692 किलोमीटर तक विस्तृत है तथा अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई 550 किलोमीटर है, जो 79.48% है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। प्यारे दोस्तों आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 930 मीटर है। प्यारे दोस्तों अरावली को हम अपनी स्टडी के अनुसार 3 भागों में विभाजित कर रखे हैं, यानी दक्षिणी अरावली पर्वत, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली। चलो दोस्तों
एक एक कर को अच्छे से पढ़ेंगे सभी दोस्त, अपनी पूरी शिद्दत के साथ पूरी क्लास को देखना। आज के बाद आपका एक भी क्वेश्चन अरावली भौतिक प्रदेश से गलत नहीं होगा। अरावली की तुलना यूएसए के अपलेशियन पर्वत से की गई है। शरीर के अंग यानी कान कर्ण से हैं। वाद्य यंत्र यानी तापनोरा या तंदूरे के समान अरावली की आकृति है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों अरावली का विस्तार राज्य के 13 जिलों में है। अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, ब्यावर, खेड़थल, तिजारा, डिडवाना, कुचामन और भीलवाड़ा। राजस्थान में अरावली का विस्तार 13 जिलों में है। तो अलवर है, सीकर है, झुंझुनू है, दौसा है, जयपुर है, अजमेर है, राजसमंद है, उदयपुर है, ब्यावर है, खेड़थल, तिजारा है, डिडवाना, कुचामन है और भीलवाड़ा है। तो प्यारे दोस्तों नए ज़िले कौन कौन से जुड़े हैं? ब्यावर, खेड़थल, तिजारा और डिडवाना, कुचामन, ये तीनों ज़िले नए जुड़े हैं। चलो दोस्तों सर्वाधिक ऊंची चोटी अरावली पर्वतमाला की कौन सी है? गुरु शिखर जो 1722 मीटर है। औसत ऊंचाई प्यारे दोस्तों 930 मीटर है। निम्नतम पॉइंट पुष्कर घाटी अजमेर है, जबकि सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू 1200 मीटर है। जलवायु उप आर्द्र जलवायु है। चट्टान क्वार्ट्जाइट चट्टान, ग्रेनाइट या निस या शिस्ट। खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? धात्विक खनिज लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता। अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी यानी कंकरीली मिट्टी। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश का महत्व या प्रमुख विशेषता, ये राज्य को दो विशिष्ट भौतिक प्रदेश मरुस्थल व गैर मरुस्थल में विभक्त करती है। ये एक मुख्य जल विभाजक है जिसके दोनों ओर नदियां बहती है। इससे अनेक नदी का उद्गम होता है जैसे बनास, बेड़च, लूनी, खारी, कोठारी, साबरमती। अरावली मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। अरावली पर अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये अनेक वन्य जीव की शरण स्थली है। अरावली पर विशिष्ट पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। अरावली पर विभिन्न प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ है। अरावली को राजस्थान की रीढ़ तथा राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। अरावली को राजस्थान की रीढ़ तथा राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अरावली पर सर्वाधिक धात्विक खनिज मिलते हैं, इसलिए इसे खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। प्यारे दोस्तों इसको भी आप नोट कर लेना, खनिजों का अजायबघर किसे कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला को। प्यारे दोस्तों अरावली पर्वतमाला के बारे में कौन कौन से विद्वान ने क्या क्या नाम दिया तो उसको भी देखते हैं, ताकि वहाँ से बनने वाला क्वेश्चन भी किसी दोस्त का गलत नहीं हो। अरावली के अन्य नाम यानी जेम्स टोड ने कहा हिंदू ओलंपस, जबकि सिरोही में कहा जाता है इसे आबू गुलाब, बूंदी में कहा जाता है आडावाला। अब्दुल फजल ने कहा है उक्ट की गर्दन। उदयपुर में कहा जाता है आडावटा। विष्णु पुराण में कहा गया है परिपत्र। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों अरावली की प्रमुख चोटियाँ देखते हैं, कौन कौन सी चोटी है, कितनी उसकी ऊंचाई है, किस ज़िले में है। प्यारे दोस्तों पहले तो चोटी का नाम, फिर उसके बाद उसका ज़िला, उसके बाद उसकी ऊंचाई देखेंगे। गुरु शिखर कहाँ स्थित है? सिरोही में है, ऊंचाई 1722 है। उसके बाद दोस्तों शेर कहाँ है? सिरोही में है, 1597 में है। दिलवाड़ा सिरोही है, 1442 मीटर ऊंचाई है। जरगा उदयपुर 1431 मीटर ऊंचाई है। आंचलगढ़ सिरोही में है, 1300 ऊंचाई कितनी है प्यारे दोस्तों इसकी? 1380। आबू सिरोही 1295, कुंभलगढ़ राजसमंद 1224, धौलिया उदयपुर 1183,
जयराज सिरोही 1090, रघुनाथगढ़ सिरोही में है 1055। प्यारे दोस्तों, आपको इनमें से अधिकतर मैं जिसके क्रॉस लगा रहा हूँ उनको तो आपको याद ही करना है। गुरु शिखर हुआ, शेर हुआ, जरगा हुआ, आंचलगढ़ हुआ, कुंभलगढ़ हुआ और जरार रघुनाथ। आपको ये 6-7 तो कंटस याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन कर चुका है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। प्यारे दोस्तों, विस्तार, सर्वाधिक शिखर, क्षेत्रफल, चट्टान, दर्रे देखेंगे। उत्तरी अरावली का विस्तार है सिंगाना झुंझुनू से सांभर जयपुर तक। इसके अंतर्गत आती है रघुनाथगढ़ 1055, मालखेत 1052 मीटर, लोहागरी 1051 मीटर। क्षेत्र है सिक्कर का। चट्टान पाई जाती है क्वार्टजाइट या फाइलाइट, कोई दर्रा नहीं है। पहले दोस्तों, आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी कर सकता है कि अरावली के किस भाग में कोई दर्रा स्थित नहीं है, तो उत्तरी अरावली में कोई दर्रा स्थित नहीं है। उसके बाद आता है प्यारे दोस्तों मध्य अरावली, सांभर जयपुर से देवगढ़ राजसमंद तक है। टोडगढ़ 983 मीटर, तारागढ़ 873 मीटर, नागपाड़ी 795 मीटर का क्षेत्र कौन सा है? अजमेर है। चट्टान संगमरमर या क्वार्टजाइट पाई जाती है। सर्वाधिक दर्रे स्थित है। दक्षिणी अरावली देवगढ़ राजसमंद से सिरोही तक है। गुरु शिखर 1722 मीटर, शेर 1597 मीटर, क्षेत्रफल सिरोही, चट्टान ग्रेनाइट, दर्रे पाए जाते हैं। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। प्यारे दोस्तों, अरावली पर्वत की प्रमुख चोटियाँ। गुरु शिखर सिरोही है, शेर सिरोही है, दिलवाड़ा सिरोही है, जरगा पहाड़ी उदयपुर है, आंचलगढ़ सिरोही है, आबू सिरोही है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, धौलिया उदयपुर है, जयराज सिरोही है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद आ जाती है अपनी ऋषिकेश सिरोही है। प्यारे दोस्तों, ऋषिकेश कहाँ है? सिरोही में है। कमलनाथ उदयपुर है। सुंदा पर्वत जालोर है। माकड़ मगरा उदयपुर है। सज्जनगढ़ उदयपुर है। साहिरा उदयपुर है। लीलागढ़ उदयपुर है। डोरा पर्वत जालोर है। जसवंतपुरा जालोर है। नागपानी उदयपुर है। गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर है। इसरान बाखर जालोर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना है। इस रानो भाकर जालोर में है। रोजा भाकर जालोर है। जोरा भाकर जालोर है। कोडड़ा उदयपुर है। ऋषभदेव उदयपुर है। ऋषिकेश सिरोही है, जबकि ऋषभदेव उदयपुर है। प्यारे दोस्तों मैप के आधार पे देखते हैं तो प्यारे दोस्तों, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, टोडगढ़, तारागढ़, नागपहाड़ी, रघुनाथपुर, मालखेल, लोहागढ़ और माझगढ़। प्यारे दोस्तों ये कहाँ है? दक्षिणी अरावली की चोटियाँ हैं। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, उसके बाद आती है उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ। रघुनाथगढ़ सिक्कर, मालखेत सिक्कर, लोहागढ़ झुंझुनू, भोजगढ़ झुंझुनू खो जयपुर में है। भेराज अलवर में है। बाबई जयपुर में है। बरवाड़ा जयपुर में है। बब्बई झुंझुनू है। बिलाली कोटपुतली बेहरोड, मोहनपुरा जयपुर है। बैराट कोटपुतली बेहरोड, सिरावास अलवर में है। भानगढ़ अलवर में है। जयगढ़ जयपुर में है। नाहरगढ़ जयपुर में है। बट प्यारे दोस्तों ये दो को आप याद रखना, क्योंकि इन दोनों का नाम थोड़ा सेम है, तो आप इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं। बब्बई झुंझुनू है, जबकि बाबई जयपुर है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, मध्य
अरावली के प्रमुख दर्रे देखते हैं। अरावली के प्रमुख दर्रे पर्वतों के मध्य नीचे एवं तंग रास्ता जो पर्वत के दोनों ओर के रास्ते को जोड़ता है दर्रा कहलाता है। सर्वाधिक दर्रे राजसमंद जिले में हैं। राजसमंद के दर्रे दिवेरी नाल, इस दर्रे से कोठारी नदी का उद्गम स्थान होता है। गोरम घाट यानी मारवाड़ जंक्शन से देवगढ़ राजमार्ग रेल मार्ग स्थित है। कमली या खमली घाट देवगढ़ राजसमंद से जोजावर पाली को जोड़ता है। पगलिया या जिलवाड़ा नाल देसूर पाली से चारभुजा। हाथीगुड़ा की नाल कुंभलगढ़ दुर्ग के पास स्थित दर्रे को राजसमंद व पाली से जोड़ती है। प्यारे दोस्तों, ब्यावर के दर्रे कौन कौन से हैं? कच्छवाली दर्रा, टोडगढ़ ब्यावर, पीपली दर्रा, टोडगढ़ सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा दर्रा है? तो पीपली दर्रा टोडगढ़ में। उद्दावारी दर्रा या स्वरूप घाट टोडगढ़ में स्थित है। बर दर्रा ब्यावर NH 25 इस दर्रे से गुजरता है। पकरेहरिया दर्रा, इस दर्रे से ब्यावर से मसूंदा मार्ग गुजरता है। सूरा घाट दर्रा ब्यावर से भीलवाड़ा को जोड़ता है, जबकि सिसुरा या शिवपुर ब्यावर से विजयनगर को जोड़ता है। पहले दोस्तों आगे चलते हैं। उदयपुर के दर्रे यानी देवारी की नाल NH 27 चित्तौड़गढ़ से उदयपुर को जोड़ता है। केवड़ा नाल जयसमंद झील से उदयपुर है। फुलवारी की नाल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दर्रा। दोस्तों आप इसको अंडरलाइन कर लेना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दर्रा है फुलवारी की नाल। मानसी व वाकड़ नदी का उद्गम स्थान भी फुलवारी की नाल है। हाथी नाल NH 27 सिरोही से उदयपुर को जोड़ता है। प्यारे दोस्तों, पाली के दर्रे कौन कौन से हैं? बरनाल पाली बर से अजमेर ब्यावर तक। देसूर नाल NH 162 पाली से राजसमंद को जोड़ता है। सलूम्बर डेवर दर्रा, इस दर्रे से गोमती नदी का उद्गम स्थान है। सिरोही में बोराग दर्रा सिरोही प्लस उदयपुर को जोड़ता है। बूंदी रामगढ़ दर्रा, लाखेरी दर्रा, खटखड़ दर्रा और जेतावास का दर्रा। प्यारे दोस्तों, उसके बाद अपन देखते हैं राजस्थान में स्थित प्रमुख घाटियाँ कौन कौन सी है? अजमेर में है घुंगरा घाटी, नौस घाटी, पुष्कर घाटी। सवाई माधोपुर में है कुक्कर घाटी, रणथंभौर अलवर में है। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश। दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण काल प्लेस्टोसीन काल में हुआ था। पूर्वी मैदानी प्रदेश की निर्माण नदियों द्वारा जमाव अवसादों से निर्मित जलोढ़ मैदान है। दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार पूछा जाए तो अरावली पर्वतमाला एवं हाडोती पठार के मध्य है। क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 23% भूभाग पर पूर्वी मैदानी प्रदेश विस्तृत है। जनसंख्या पूछी जाए दोस्तों, यहाँ राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूर्वी मैदानी प्रदेश में निवास करती है। दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश की मिट्टी जलोढ़ या दोमट मिट्टी पाई जाती है। जलवायु आर्द्र जलवायु है। ये राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है। यहाँ राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाता है। इस मैदान के अंतर्गत चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन सम्मिलित है। प्यारे दोस्तों, एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन कर चुका है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन सा बेसिन है। तो प्यारे दोस्तों इसके अंतर्गत आता है चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन। चलो दोस्तों एक एक करके आगे डिटेल में देखते हैं ताकि पूर्वी मैदानी प्रदेश से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन किसी दोस्त का गलत नहीं हो।
चलो प्यारे दोस्तों, पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तृत राज्य के 13 जिलों में है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं जिले। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, डींग। दोस्तों आपके 8 नए जिले जुड़े हैं, उनमें से 2 जिले पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, सलूम्बर और डींग। दोस्तों आप इनको थोड़ा याद रखना, क्योंकि आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए इनको डाल सकता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, चंबल बेसिन यानी इसका क्षेत्र है चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी। निर्माण चंबल एवं उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित बीड़ का क्षेत्र, जहाँ छोटी छोटी घाटियाँ भी पाई जाती है। सर्वाधिक अवनाली अपर्दन होता है। कोटा जिला 1,32,600 हेक्टेयर है, जबकि सवाई माधोपुर जिले में 1,30,000 हेक्टेयर है। सर्वाधिक उत्खान ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति वाला क्षेत्र है। बीड़ या डांग क्षेत्र किसे कहते हैं? तो चंबल नदी द्वारा अवनाली का अपर्दन, नदी के अनियंत्रित प्रवाह के कारण मिट्टी का अत्यधिक कटाव से निर्मित ऊबड़ खाबड़ भूमि को डांग या बीड़ कहते हैं। राजस्थान में बीड़ प्रभावित जिले कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी। राजस्थान में 2800 वर्ग किलोमीटर बीड़ क्षेत्र है। राजस्थान में बीड़ का सर्वाधिक विस्तार कोटे जिले में है, जबकि राजस्थान में बीड़ का सर्वाधिक प्रतिशत धौलपुर में है। करौली को बीड़ की या डांग की रानी कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत बार एग्जामिनर क्वेश्चन कर चुका है कि बीड़ की रानी किसे कहा जाता है? करौली को कहा जाता है। सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला यानी सर्वाधिक बीड़ प्रतिशत कहाँ है? तो प्यारे दोस्तों ये है आपके धौलपुर में। और सर्वाधिक क्षेत्र पूछा जाए तो कोटा में। दोस्तों इनको आप अलग से नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि मैं जो लाइन को अंडरलाइन करता हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बीड़ को स्थानीय भाषा में खादर कहा जाता है। डांग का राजा धौलपुर को कहा जाता है, जबकि रानी करौली को कहा जाता है। दोस्तों चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट है अपना बनास बाणगंगा बेसिन क्षेत्र, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, भरतपुर। निर्माण बनास व बाणगंगा नदी द्वारा। ये मैदान क्षेत्र कुछ क्षेत्रों में कटा-फटा तथा कुछ क्षेत्रों में पूर्णतः समतल। इस मैदान क्षेत्र का ढाल पूर्व दिशा की ओर है। प्यारे दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि बनास बाणगंगा बेसिन का ढाल किस दिशा में है? तो प्यारे दोस्तों पूर्वी दिशा के अंतर्गत इसका ढाल है। इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा के जमाव के कारण यह कृषि हेतु उपयोगी है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों बनास का मैदान। बनास के मैदान को पूर्ण 3 उप मैदानों में बांटा गया है। मेवाड़ का मैदान चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले में स्थित। उत्पादन इस क्षेत्र में मक्का की फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मेवाड़ का मैदान बनास का दक्षिण मैदान कहलाता है। मालपुरा करौली का मैदान, इसे A.M. हेरोन ने तृतीय पेनिप्लेन नाम दिया। क्षेत्र अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। ये मालपुरा टोंक से करौली के मध्य बनास व बाणगंगा निर्मित मैदान है। बनास के मैदान में भूरी मृदा पाई जाती है। माल खेरड़ा अर्थात मालपुरा टोंक से खेराड़, जहाजपुर, भीलवाड़ा के मध्य स्थित। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों बाणगंगा मैदान यानी इसका क्षेत्र जयपुर, दौसा, भरतपुर। पूर्वी मैदान का उत्तरी क्षेत्र
नदी है। बाणगंगा एवं बनास नदी द्वारा निर्मित यह क्षेत्र पूर्वी मैदानी प्रदेश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। इसे रोही का मैदान कहा जाता है। दोस्तों ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है। रोही का मैदान किसे कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों बाणगंगा का मैदान को रोही का मैदान कहा जाता है। मृदा पाई जाती है इस मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पिंडमांट का मैदान यानी पिंडमांट का मैदान देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान पिंडमांट का मैदान कहलाता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। माही बेसिन विस्तार राजस्थान के दक्षिणी भाग बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़। अन्य उपनाम छप्पन का मैदान, भाटी का मैदान, कांठल का मैदान। नदी है ये माही नदी द्वारा निर्मित मैदान जिसकी ढाल पश्चिम दिशा में है। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर कर सकता है। माही के मैदान की ढाल किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। मृदा यहाँ लाल चिकनी लेटेराइट मृदा पाई जाती है। प्रमुख फसल मक्का, मक्का में माही कंचन, माही धवल, जबकि चावल की है माही सुगंधा। ये प्रत्येक अलग असमतल है तथा सर्व छोटे छोटी पहाड़ियाँ इसका दक्षिणी भाग गहरा एवं कटाफटा हुआ है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। पुष्प प्रदेश यानी माही बेसिन को प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश कहा जाता है। कांठल का मैदान यानी प्रतापगढ़ में स्थित माही नदी का तटवर्ती मैदान कांठल का मैदान कहलाता है। माही नदी का प्रतापगढ़ में किनारा। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य स्थित मैदान जिसे का विस्तार 56 गांवों से है उसे छप्पन का मैदान कहते हैं। जबकि आपसे 56 की पहाड़ी पूछी जाए तो प्यारे दोस्तों नागौर में। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। लास्ट अपना भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार। प्यारे दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती के पठार का अन्य नाम पूछा जाए तो हाड़ौती का पठार, माल प्रदेश या संक्रांति प्रदेश। प्यारे दोस्तों इसका निर्माण काल है। इस मैदान का निर्माण क्रेटियस काल में गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी के दुरारी उद्गार से हुआ है। यह पठारी प्रदेश मालवा के पठार का ही विस्तार है जिसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है। निर्माण इस मैदान का निर्माण बेसाल्ट लावा से हुआ है। क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.89% विस्तृत भाग। जनसंख्या यहाँ राज्य की 11% जनसंख्या पाई जाती है। मिट्टी काली मृदा सर्वाधिक भाग जाड़खेड़ी झालावाड़ 517 मीटर। जिले मुख्यतः 4 जिले हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। दक्षिण पूर्व के 7 जिले। प्रमुख नदी चंबल, काली सिंध, पार्वती, परवल। प्रमुख पहाड़ियाँ हैं मुकुंदरा हिल्स, बूंदी हिल्स। हाड़ौती पठारी प्रदेश को मुख्यतः 2 एवं 3 गौणिक भागों में बांटा गया है। पहले दोस्तों आगे चलते हैं। दक्कन लावा पठार हाड़ौती के दक्षिण में स्थित ये दक्कन पठार या मालवा पठार का भाग है जिसका निर्माण क्रेटेशियस काल में ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। इस क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टान की अधिकता के कारण काली मृदा पाई जाती है। अध्ययन की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा गया है। ऊपर माल का पठार मालव प्रदेश या झालावाड़ का पठार। प्यारे दोस्तों ऊपर माल का पठार यानी बिजोलिया भीलवाड़ा से बेंसरोटगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य का भाग ऊपर माल का पठार है। जबकि मालव प्रदेश या झालावाड़ का पठार यानी प्रतापगढ़ व झालावाड़ में इसमें टोंक का भी कुछ क्षेत्रफल सम्मिलित है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों विंध्य का घाट हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में स्थित यह विंध्याचल का किनारा है जो चूना पत्थर से संपन्न क्षेत्र है। विंध्य
कगार की चट्टान में सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, रेड स्टोन, कोटा स्टोन आदि खनिज प्राप्त होते हैं। हाडोती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, जबकि डांग प्रदेश कहा जाता है दोस्तों करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। ग्रेट ब्राउन फॉल्ट यानी अरावली के पूर्व में बूंदी व सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे ग्रेट ब्राउन फॉल्ट स्थित है। इसका निर्माण अरावली एवं विंध्याचल पर्वत के मध्य होता है। क्षेत्र बेंगू, चित्तौड़गढ़, सतूर, बूंदी, सपोट्रा, करौली, उत्तर कोटा, धौलपुर, सवाई माधोपुर। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं तो शाहाबाद उच्च। प्यारे दोस्तों शाहाबाद उच्च क्षेत्र विस्तार है। ये 12 जिले के पूर्वी भाग में विस्तृत क्षेत्र जो मध्य प्रदेश से लगता है। यह संपूर्ण क्षेत्र समुद्र तल से 300 मीटर अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जिसका सर्वाधिक शिखर कस्बा थाना 456 मीटर 12 है। शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र में रामगढ़ 12 में घोड़े की नाल की आकृति की पर्वतीय श्रृंखला पाई जाती है। प्रमुख जनजाति पाई जाती है सहरिया जनजाति। प्यारे दोस्तों आगे आता है अपना डंग या गंगधर क्षेत्र। ये लावा से निर्मित उच्च भूमि का क्षेत्र है, जिसका विस्तार झालावाड़ जिले में है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 450 मीटर। ये छोटी छोटी पहाड़ियों भी पाई जाती है। चलो दोस्तों आगे अपना आता है प्यारे दोस्तों अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। हाडोती पठार पर बूंदी मुकुंदरा हिल्स अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है। बूंदी हिल्स इसका विस्तार है दोस्तों बूंदी में 96 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 300 मीटर। सर्वोच्च चोटी है सतूर यानी 353 मीटर है दोस्तों। मुकुंदरा हिल्स विस्तार कोटा झालावाड़ में 120 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 350 से 500 मीटर। सर्वोच्च चोटी या चांद खेड़ी झालावाड़ 517 मीटर है दोस्तों। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। राजस्थान के प्रमुख पठार उड़िया का पठार यानी सिरोही में स्थित राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचाई यानी 1360 मीटर है। ये पठार अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। बोराट का पठार उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी से राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी के बीच में स्थित राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार, जिसकी औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। आबू का पठार सिरोही में स्थित राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार, जिसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर। इसकी पठार की आकृति गुंबदाकार प्रकार की है, जिससे राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर स्थित है। ये बैथोलित संरचना का उदाहरण है। ऊंचाई के अनुसार राजस्थान के पठार उड़िया का पठार सर्वाधिक है, जिसकी सर्वाधिक ऊंचा उड़िया का पठार है। उसके बाद बोराट का पठार है। उसके बाद आबू का पठार है। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं तो लसाड़िया का पठार है। ये पठार सलूम्बर जिले में जयसंबंध झील के पूर्व में स्थित है। मेसा का पठार ये पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। मानदेसरा का पठार यानी ये पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिस पर बेसरोटगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। काकणवाणी या क्रांस का पठार ये पठार अलवर में स्थित है, जहाँ सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है। ऊपरमाल का पठार यानी बेसरोटगढ़ चित्तौड़ से बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य के पठार। धीराजी का पठार चित्तौड़गढ़ है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे दोस्तों। आबू का पठार आपके सामने मैप के अनुसार आपको और समझ में आ जाएगा। आबू का पठार, उड़िया का पठार, भैंसरोटगढ़ का पठार, लसाड़िया का पठार, मानदेसरी का पठार, मेसा का पठार,
दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है। ये बहुत बार एग्जामिनर पूछ चुका है कि चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पे है, तो मेसे के पठार पे है, काकड़वाड़ी का पठार और क्रास का पठार। चलो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी सुचारू रूप से करते रहे। दोस्तों चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इससे पहले ज्योग्राफी के विस्तार स्थिति का वीडियो कंप्लीट है, उसे आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो।